Good evening, sir. Good morning, sir. हाँ आयुष, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिला। कल क्लास होने के आ, बाद खाना खा के सो गया। उसके हाँ बाद आज सुबह उठ के क्लास क्लास की और अभी ब्रेकफास्ट करके अभी अभी बैठा हूँ। ठीक है। आपकी अदालत में आप हम लोग 5 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग एक बार ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। आपको आने में 6 महीने लग गए। हम्म, 5। चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने रेजोनेंस डिस्कस किया था। अब एक वर्ड है कॉन्जुगेशन। ये क्या बोलता है? अगर पाई बॉन्ड सेपरेटेड हो एक सिग्मा बॉन्ड से, तो इसे कॉन्जुगेशन बोला जाता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइईन।
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में आ जाएं, मतलब यहां पर दिखाई दे रहे होंगे 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, 5 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए। ऐसा केस अगर होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आशय कल एब्सेंट थे। सर कल मैं ट्यूशन खोला हुआ था, कोचिंग मेरा, इसलिए। क्या कल क्या हुआ? कल मैं कोचिंग खोला हुआ था सर। तुमने बताया नहीं मुझे। सर पता नहीं, अब देखें सर। अब पहले ये लोग वेडनेसडे ऑल्टरनेट रखते हैं सर, अब अचानक से इन लोगों ने ऐसा ट्यूसडे ऑल्टरनेट कर दिया सर। ट्यूसडे अल्टरनेट। ओके, यस सर। तो तुम एक बार शेड्यूल बता देना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कर लूंगा एडजस्ट, ठीक है? बस अभी सर वही है कि मतलब पहले सर ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहता था ना, लेकिन अब बस वही उसको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कर दिया इन्होंने। तो कल तो सैटरडे था, यस सर। फिर सैटरडे कैसे कर दिया? सब क्या बताओ सर, अचानक से चेंज कर देते हैं सर ये लोग। अरे चलिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स कॉन्टिन्यूअसली आ जाएं। एक और वर्ड होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। सर हाँ जी। सर इसमें कॉन्जुगेशन से नेमिंग पर भी असर पड़ेगा क्या? आयुपैक नेमिंग पे? यस सर। नहीं। ओके सर। आयुपैक नेम में पहले कॉन्जुगेटेड, उसके बाद उसका नाम नहीं आता? नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं लिखते हम लोग। ओके सर। एक वर्ड होता है क्रॉस रेजोनेंस और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये क्या होता है? ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहां पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, और ये भी डबल बॉन्ड इसी के साथ रेजोनेंस में है। एक डबल बॉन्ड के साथ ये दोनों के दोनों रेजोनेंस में है। देखिए, इसके साथ नीचे वाले दोनों के दोनों रेजोनेंस में है, और दोनों एक टाइप से दोनों लूप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक टाइम में एक ही रेजोनेंस में हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। आपको पता है रेजोनेंस में बेसिकली मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स सेकंड के भी बहुत माइन्यूट हिस्से के टाइम के लिए बनते हैं। लाइक 10⁻⁻9 सेकंड्स और 10⁻⁻8 सेकंड्स। इतने कम टाइम के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स मतलब परमानेंट बन गए हैं। नहीं, कुछ देर के लिए ये बना, कुछ देर के लिए वो बना, और फिर सबका एवरेज फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग बोल देंगे। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि क्रॉस रेजोनेंस की वजह से ये जो अबाव वाला डबल बॉन्ड है, ये एक के साथ ही रेजोनेंस में रह पाएगा। नीचे वाले दोनों डबल बॉन्ड्स में से एक के साथ ही एट ए टाइम सिर्फ एक के साथ रेजोनेंस में रह पाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। यहां पे बॉन्ड लेंथ को बोलूं मैं ए, और यहां पे इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को मैं बोलूं बी। सो ए और बी का रिलेशन बताना है आपको।
स्टेबिलिटी का? नहीं, ए और बी की बॉन्ड लेंथ का। ए बॉन्ड लेंथ है ये वाली, यहां से यहां तक। ए बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं यहां से यहां तक, बी बॉन्ड लेंथ में बात कर रहा हूं यहां से यहां तक। तो आपको ए एंड बी के बीच में रिलेशन बताना है। सर ए कम होगा बी ज्यादा होगा? सिंपल सी बात, यस सर। ए कम होगा बी ज्यादा होगा। अब वहीं अगर आप देखने जाएं आयुष, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। इस बॉन्ड लेंथ को मैं बोल रहा हूं इस बार ए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी आयुष, देखो इस बार इस बॉन्ड लेंथ को मैं बोल रहा हूँ ए, यहां से यहां तक, और इस बॉन्ड लेंथ को बोल रहा हूँ बी। अब ए और बी का रिलेशन बताएं। सर मेरे ख्याल से इसमें बी छोटा होगा, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा दोनों। बड़ा नहीं हो सकता आयुष। सर बड़ा कैसे होगा? हो सकता है, देखो क्यों हो सकता है। देखिए इसमें दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है आयुष, जो सेकंड वाला केस है। सेकंड वाले केस में दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है आयुष, तो उससे इसके साथ ज्यादा रेजोनेंस होना चाहिए, नहीं आयुष? यस सर। और अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा तो फिर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ कह सकते हो, अगर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस की बात करो। अगर सिंगल बॉन्ड साथ करोगे तो उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, नहीं आयुष? यस सर। डबल बॉन्ड के साथ कर रहे हो तो फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यस सर। दोनों जगह उल्टा होगा। चलिए, तो अगर आपको क्रॉस रेजोनेंस का समझ में आया है तो मैं आपको अभी कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
फर्स्ट रूल, इलेक्ट्रॉन फ्लो occurs from high charge density to low charge density. ये किस वजह से? देखिए, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है कहीं पर, तो ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज के साइड फ्लो, नेगेटिव चार्ज से शुरू करेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना शुरू करेंगे और ये फ्लो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। देख रहा है? ऐसे ही अगर आपने OH लगा दिया डबल बॉन्ड के साथ में, तो लोन पेयर है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, सर समझा नहीं क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा हाई चार्ज डेंसिटी से, मतलब जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां से जहां पर चार्ज कम है उस तरफ जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यस सर। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो आयुष अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर देखो, CH2 से डबल बॉन्ड के साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी ऐसे ही करेगा। यस सर। आप कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वापस ले आए। सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तब तो वापस आ सकता है। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ऐसे वापस नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, या जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उस तरफ फ्लो नहीं करेगा। पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकंड पॉइंट ये है, पोजीशन ऑफ एटम थर्ड पॉइंट, ये वैसे मैंने बता रखा है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स should not have more than 8 electrons in outermost orbit. इतना हुआ सबका?
और लास्ट पॉइंट, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। नेट चार्ज should be conserved. सर हाँ जी, सर वो पहले वाले केस में उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले वाले केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यस सर। आयुष, ये केस मैंने कराया है, देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये एक और अच्छा हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनेगा? CH2 CH CH2। सर, मुझे लगा कि वो फर्स्ट वाला और ओ OH वाला कंबाइन करना है, तो इसीलिए पूछा। ना, वो दो अलग अलग केस बताए थे आयुष। ओके सर। सर और इन अपर केस अगर O पे प्लस चार्ज होता और C पे माइनस चार्ज होता तो यही एरो उल्टा हो जाता है ना? वो भी प्लस चार्ज होता, और हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था आयुष। यस, ठीक ठीक है। है, तब तब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ पाता, तभी ये उल्टा जाता। हुआ भाई? ये सब लिख लिए सबने? यस सर। यस देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या होता है? द एनर्जी डिफरेंस in between resonance hybrid and most stable canonical form। या मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये किस वजह से वर्ड आया? देखिए, आपके पास बेंजीन था, ऐसा कुछ होता है बेंजीन। मैंने क्या किया, मैंने ये कंपाउंड लिया शुरुआत में और इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई। क्या ऑब्टेन होगा? ये वाला हाइड्रोजन के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन कराऊं तो साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन होगा। साइक्लोहेक्स 1 की हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई जाए तो साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन हो जाना चाहिए। इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या?
अब मानिए इस प्रोसेस में एनर्जी x रिलीज होती है, x अमाउंट एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है, x जूल्स या x किलो जूल्स रिलीज हो रही है। जब मैं इस कंपाउंड की 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराता हूं तो आपके पास क्या ऑब्टेन होना चाहिए? यही साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन होना चाहिए। एंड थियोरेटिकली यहां पर 3x किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। थियोरेटिकली 3x किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो x निकल रहा है, तो 3 को तोड़ें तो 3x निकलना चाहिए। इस बात में किसी कोई डाउट है क्या? 3x कैसे आ रहा है? नो सर। नो सर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एनर्जी जो रिलीज होती है वो कुछ y किलो जूल्स रिलीज होती है। So resonance energy will be basically इस केस में क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी कितने बराबर होगा? 3x माइनस वाई के बराबर। जितना हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे उसमें से जो एक्चुअल हुआ है उसको माइनस कर दें तो आपका बाकी एनर्जी किस में कंज्यूम हो जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी के अंदर। यहां पर हुआ क्या कि रिलीज होना चाहिए था 3x, हुआ सिर्फ y। तो मैं क्या बोलूंगा कि 3x माइनस वाई, जो भी एनर्जी इनका डिफरेंस है वो किस में चला गया? इसकी रेजोनेंस को खत्म करने में वो उतना एनर्जी यूटिलाइज हो गया, वो रेजोनेंस एनर्जी थी। सर तो इन दिस केस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रिलीज हो रही है। साइन नेगेटिव रख सकते हो। देखो मैं साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ओके ओके सर। तो इन दिस केस 3x विल बी ग्रेटर और y विल बी ग्रेटर? देखो अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3x का ग्रेटर होगा। सर बट 3x में तो मतलब सिर्फ एक H2 है, तो उसमें तो नहीं, x में एक H2 है। सर देखो x कोरिलेटेड है एक H2 से। यस सर। 3x का मतलब 3 डबल बॉन्ड, 3 H2। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन 3 टाइम्स रिपीट कर दें, 3x का मीनिंग ये हुआ। सर तो 3x इससे बड़ा होगा ना, मतलब हाँ 3x विल बी ग्रेटर ना? हाँ ओके सर। ये बात कुछ समझ आई? क्या बताया मैंने आपको? यस सर। बेंजीन के लिए डाटा की बात करें तो इस केस में अब x और 3x मैं हटा देता हूँ, एक्चुअल डाटा रखता हूँ आपके सामने, आपको समझ आएगा फिर। इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 29 किलो KCl होती है, किलो कैलोरी। ओके, और इस केस में जो आती है वो होती है 51 किलो कैलोरी। तो रेजोनेंस एनर्जी कितने बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 29 माइनस 51, प्लस साइन कर दो, और ये वैल्यू आ जाएगी 36 किलो कैलोरी। ये रेजोनेंस एनर्जी है फॉर बेंजीन। नोट डाउन कीजिए इतना।
चलिए, इतना अगर आपका हुआ तो मैं आपको दिखाता हूं कि रेजोनेंस एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास दो कंपाउंड है, इनमें अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये बताना है। दो कंपाउंड मैंने दिए, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए सारे, और उसके बाद बताइए किसकी रेजोनेटिंग एनर्जी आइडिया से ज्यादा होनी चाहिए। सर पहले वाली की ज्यादा होनी चाहिए। पहले वाले का ज्यादा होना चाहिए, क्यों आयुष? सर बिकॉज अगर पिछले वाले उससे जाए तो अगर हम पहले वाले में एक H2 डालेंगे तो लेट अस से कि कुछ भी लेट अस से कि 30 किलो नहीं, हर कैलोरी। जगह सिर्फ H2 से डिसाइड नहीं कर सकते आयुष। आप क्या देखिए कि किसमें रेजोनेंस अच्छा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, कहाँ अच्छा पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, कहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, ये देखना है। एक सेकेंड सर। वहां पर तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेजोनेंस होने की वजह से रेजोनेटिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है, रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आता है। यहाँ पर आपको चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना बना के कहाँ पर ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और कहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ओवरऑल ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दूसरे वाले पे। मार्क कर दे। हाँ, मार्क सर इस दूसरे पे। वाला। हाँ, अच्छी बात है, देखते हैं। भाई कुछ तो आंसर कीजिए, नहीं ड्रॉ ही कर रहे हो।
भाई कोई आंसर नहीं आ रहा। मैं आंसर दे रहा हूं, इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। आपको ढूंढना है क्यों। ये काम अब आपका है कि क्यों होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, एरोमेटिसिटी। एक्चुअली रेजोनेंस बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, जहां भी कॉन्जुगेशन होगी हर जगह रेजोनेंस आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ कंपाउंड कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो बाकी सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश की कि ये इतना ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया बेंजीन। तो उसके पीछे हक्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वांटम कैलकुलेशंस की, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन की, और उससे निकल के आया कि आपका कुछ रूल्स को अगर सेटिस्फाई करे कंपाउंड, तो उस केस में इसमें कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी आ रही है। जो कंपाउंड कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहे थे उनमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो हो रहे थे, तो उनका नाम दे दिया हक्कल रूल। उन रूल्स का नाम क्या दे दिया, हक्कल रूल। अब ये हक्कल रूल जो है जहां भी वैलिड हो जाएगा वहां पर क्या होगा, कंपाउंड कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा। अब ये होता किस वजह से है। पहली चीज, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सही बात है श्रेया। यस सर। रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है चार्ज। रेजोनेंस के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, एंड चार्ज फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप इज नोन एज, चार्ज फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप इज नोन एज, फिजिक्स का क्वेश्चन है 10th क्लास। इलेक्ट्रिसिटी। सर क्लोज सर्किट। हाँ, चार्ज फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप या क्लोज सर्किट इज नोन एज करंट। करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ही यही होती है, चार्ज फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप इज नोन एज करंट। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये कंपाउंड के अंदर ऊपर और नीचे ट्यूब शेप में, मैंने बताया था आपको कैसे हो जा रहा था, ट्यूब शेप में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का रीजन बन रहा था, यही बताया था आयुष। यस सर। तो वो ट्यूब एक क्लोज्ड लूप है, ये Yes, जो sir. ट्यूब बता रहा हूं मैं ये क्लोज्ड लूप है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब यहां पर करंट बन रहा है। यस सर। तो ये जो करंट होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये करंट रिस्पॉन्सिबल है। हक्कल रूल मैं आपको लिखवा रहा हूं, देखिए
ring should be planar. Second condition, it should or ring current should contain 4n+2 pi electrons, where n is equal to, where n can be 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है. There must be conjugation. तीन कंडीशन, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन. और इससे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा. एरोमेटिक मींस क्या होगा, एरोमेटिक का मीनिंग क्या होता है, कौन समझाएगा मुझे. वर्ड एरोमेटिक का क्या मीनिंग है. सर यही मीनिंग होता है प्लेनार. वर्ड एरोमेटिक का क्या मीनिंग है मैं बताता हूँ. वर्ड एरोमेटिक आया है अरोमा से. अरोमा क्या बोलते हैं, स्मेल. होती है उसको अरोमा बोला जाता है. तो जो एरोमेटिक का क्या मीनिंग है, इनिशियली कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो बहुत अच्छी स्मेल करते थे. अब उन कंपाउंड की कैटेगरी क्या बोलते थे, एरोमेटिक. बाद में डेफिनेशन हक्कल रूल पे शिफ्ट कर गई. बाद में हक्कल रूल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देने लगे. पहले क्या था, हम लोग जब शुरुआत में एरोमेटिक वर्ड आया था, किस वजह से, क्योंकि जो भी स्मेली कंपाउंड था उसे एरोमेटिक बोलने लगे थे. लेकिन बाद में ये देखा कि इन कंपाउंड्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, तो फिर हम लोग क्या बोलने लगे कि एरोमेटिक क्या होगा, जो हक्कल रूल को फॉलो करे. चलिए तो कीजिए, अभी ये लिख लीजिए सारा. बताइए, लिख लिया क्या आपने.
यस चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, मैंने लिख लिया। चलिए मैं कुछ कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जहां भी सारे sp2 कार्बन आ जाएं तो यूजुअली टेंडेंसी होती है कि रिंग प्लेनर हो जाती है। सबसे पहला जो अच्छा एग्जांपल है वो बेंजीन है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए 3 सर। बेंजीन के अंदर 2 पाई 2 पाई एंड 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने चाहिए। वन बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर कैसे, अगर हम यही चीज बनाए तो ये तो 1 पाई हो जाएगा ना? नहीं, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी 2 हैं श्रेया। ये जो आप बोल रहे हो ना श्रेया, एक पाई बॉन्ड है, बात तुम्हारी सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, समझा? मतलब 2 हाँ इलेक्ट्रॉन बना रहे एक पाई बॉन्ड। हाँ। सो यहां पर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं? कैसे फॉलो करते हैं? n का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। सर ये हाँ जी आयुष बताओ। पाई है। हाँ पाई है। ओके सर। ये बात समझ में आई तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे रिंग प्लेनर है क्योंकि सारे sp2 कार्बन है, तो यूजुअली सारे sp2 हो तो रिंग प्लेनर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए ये वाले कंपाउंड में, आप बताइए। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक है, मैं बहुत सारे कंपाउंड ड्रॉ करता जा रहा हूं, आप बताते जाइए।
सर चार्ज ऑल्टरेशन करेगा एरोमेटिसिटी पे? क्या? चार्ज जो है किसी भी हाँ कंपाउंड, वो एरोमेटिसिटी पे क्या ऑल्टरेशन करेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। रेजोनेंस का ही फॉर्म है एरोमेटिसिटी श्रेया। रेजोनेंस में जो होता है वही एरोमेटिसिटी के अंदर होगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। इन सारे कंपाउंड्स को अपनी कॉपी में कीजिए और मुझे भेजिए किसमें क्या आ रहा है। अभिषेक फोटो खींच के भेज दो, हर एक कंपाउंड के नीचे रख के, पता लिख के, पता नहीं चलता कि कौन सा तुमने क्या लिखा है, तो इस वजह से एक बार फोटो खींच के भेज दो।
भाई एक का भी जवाब नहीं आया मेरे पास। भाई कोई तो जवाब दीजिए। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, नहीं निकाल पा रहे। चलिए मैं बताता हूं। यहां पर sp3 कार्बन आ गया, नॉट एरोमेटिक। sp3 कार्बन, नॉट एरोमेटिक। इसमें क्या आएगा? एरोमेटिक आना चाहिए। इसमें भी एरोमेटिक आना चाहिए। इसमें भी एरोमेटिक आना चाहिए। इसमें नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक, नोट, सॉरी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। सारे मैंने लिख दिए हैं, आप बताइए आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं। भाई कुछ तो बोलिए। सर वो जो सबसे ऊपर वाला जो है वो एरोमेटिक कैसे है? ये वाला? यस किसने पूछा है मुझसे? अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं हो सकता। रिंग करंट में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बना के रखा हुआ है, और यस इस पाई बॉन्ड को बनाने में नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। यहां पर हो क्या रहा है, एक मिनट देना। यहां पर हो क्या रहा है, आपके पास 6 मेंबर रिंग है। इस पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल ये वाला है, और दूसरा पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे है ना। एक पी ऑर्बिटल ऑलरेडी रिंग में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है क्या?
यस सर। तो एक p ऑर्बिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो क्या दूसरा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाएगा बॉन्डिंग में? क्योंकि वो तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। प्लेनैरिटी बहुत जरूरी कंडीशन है। ये वाला रिंग के ऊपर और नीचे है। एक मिनट में कैमरा ऑन करता हूं। एक p ऑर्बिटल क्या हो रहा है, आप देखिए यहां पर एक p ऑर्बिटल u रिंग के जस्ट परपेंडिकुलर है, जबकि दूसरा p ऑर्बिटल क्या है, प्लेनर है, ऐसे। तो रिंग के परपेंडिकुलर वाला तो पूरी रिंग में रिंग करंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जो पैरेलल है वो क्या पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं सर। तो इस वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे इस केस के अंदर एरोमेटिसिटी में। हाँ, एक और डाउट आया, ये किसका है? मेरा सर। हाँ श्रेया, ये वाले में कैसे हुआ सर, है ना? हम्म। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। तो सर अभी आपने बोला था कि लोन पे रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। उस केस में, क्योंकि उस केस में उसी बॉन्ड के साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है। सर किस केस में? नाइट्रोजन वाले केस में, यहां पर देखो नाइट्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ऑलरेडी इसका एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो दूसरा नहीं जा पाएगा क्योंकि दोनों ऑर्बिटल 90 के एंगल पर है। अच्छा हाँ, आपने कल बताया था कि 2 लोन पे में से सिर्फ एक ही को लेना है। हाँ, यहां पर वैसे ही 2 ऑर्बिटल में से एक ही ऑर्बिटल को लेना है। ओके। ठीक है। अब यहां पर देखो तो आपके पास एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है, एक ही लोन पेयर अपने पास। ये तो रेजोनेंस का पार्ट हो सकता है। कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसके साइड में, दोनों साइड इस तरफ और इस तरफ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है। हाँ। तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। हम्म। जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब रिंग करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए? 2, 4 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में। देखो श्रेया, यस सर। सो इस वजह से ही यहाँ पर एरोमेटिक चला जाएगा। ओके सर। बहुत बढ़िया। आयुष, आपका भी कोई डाउट तो होगा? यस सर। बताइए कौन सा वाला? सर एक तो ये वाला। हाँ आयुष, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 2, 2 एंड 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको दिखाई दे रहे होंगे आयुष, है ना? यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वाले भी क्या पार्ट हो सकते हैं? ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डिनोट करता है। यस सर। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 6 + 2 8 एंड 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो रिंग Yes, करंट sir. में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस सर। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स में 4n + 2 रूल वैलिड होगा। यस यहां सर। पर n का वैल्यू 2 रख दो तो आपका 10 निकल के आ जाएगा। देखो, अच्छा, वो मैंने माइनस साइन नहीं लिया था। अरे माइनस साइन कहां पर? ओके, तुमने इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किए माइनस साइन के। यस सर, वैसे ही मैंने इसके भी काउंट नहीं किए थे। ओके ओके ओके।
चलिए ये सब कुछ आपका हुआ। बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ आपका हो गया है तो मैं अगली स्पीशीज बता रहा हूं। एरोमेटिक आपने देखा, अगली स्पीशीज है एंटी एरोमेटिक। नाम से कुछ समझ आ रहा है? एंटी एरोमेटिक नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? एरोमेटिक उल्टा क्या? तो एरोमेटिक का इसकी उल्टा अरोमा नहीं मतलब है। एरोमेटिक में स्पीशीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रही थी, तो एंटी एरोमेटिक के अंदर स्पीशीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? सेम कंडीशंस है, रिंग शुड बी प्लेनर, और क्या? देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन, और क्या? यहां पर तीसरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जगह बोलेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। थोड़ा सा चेंज है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एग्जाम्पल देखिए आपके साइड में, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये देखिए, ये स्पीशीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, साइक्लोब्यूटाडाइईन। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसमें देखिए आपके पास क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 पाई एंड 2 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। यस सर। और ये जो स्पीशीज होती है एंटी एरोमेटिक, दे आर हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो एरोमेटिक स्पीशीज आर मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक स्पीशीज, मतलब जिनमें एरोमेटिसिटी ना हो, एक्सक्लूडिंग एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स आर लीस्ट स्टेबल स्पीशीज। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। कुछ एग्जांपल मैं आपको एंटी एरोमेटिक के लिख के दिखा रहा हूं, आप देखिए। सर। हाँ जी। सर ये वाला जो आपने डायग्राम बनाया है हाँ। और ये जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक इन जाओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? चेंज करो इसको, बस हो गया। दिखा डिफरेंस श्रेया? सर नहीं समझा। देखो समझ आएगा। अभी नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज है।
हाँ तो अगर हम पहले वाले डायग्राम में भी तो एक बार हम 2 बनाए थे ना, या एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर कंसीडर कर सकते हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं हो गए? नहीं होंगे। नहीं, जो नेगेटिव चार्ज था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, लोन पेयर मान रहे थे नेगेटिव चार्ज को, लेकिन पॉजिटिव एरोमेटिक चार्ज का नहीं मतलब होंगे। खाली ऑर्बिटल है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। सर एक बार आप ऊपर करिए ना, क्या करूं? ऊपर। देखिए 1 मिनट, अरे ऊपर श्रेया मैं हटा चुका हूँ। अच्छा तो सर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसा सब हमने बनाया था, हाँ, उसमें भी प्लस, तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं हो वहां गए? पर मैंने क्या लिखा था, नोट एरोमेटिक। मैंने ये नहीं कहा था कि एंटी एरोमेटिक है, अब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि वो एंटी एरोमेटिक होता है। सर क्या रिपीट करेंगे? श्रेया, वहां पर मैंने जो वर्ड यूज किया था वो क्या लिखा था, नोट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। अब वो हाँ एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है वो अब डिफाइन कर रहा हूँ कि वो एंटी एरोमेटिक होता है। ओके सर, समझा। ठीक है। ये तीनों स्पीशीज आप एक बार चेक कर लीजिए, तीनों क्या होंगी, एंटी एरोमेटिक है। हुआ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, जिनमें रिंग प्लेनर नहीं हो। ओके, नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, जिनमें रिंग प्लेनर नहीं हो, या sp3 कार्बन आ गया हो, या रिंग करंट ही नहीं बन पा रहा हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। सो देखिए, आपको घर से एक टास्क दे रहा हूं, आपको ये कंपाउंड बताना है कि नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या क्या है। ये आपको घर से करके देना है मुझे। ये कंपाउंड में आपको बताना है कि ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक।
सर एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है। घर से करने के दिन कहा था आयुष। कर लिया सर अभी। हाँ तो गलत है, इसी वजह से तो कह रहा हूँ। एक बार घर से करना, कोशिश करना गूगल पे ढूंढने की, अगर मिल जाए तो कहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्यों ये क्या है। इसको मैं अभी हटा रहा हूं, मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं। मीजोमेरिक इफेक्ट। सर हमने एक मेटामेरिज्म किया था ना, मीजोमेरिज्म, मीजोमर्स किया था नहीं? हाँ, सर एक बार वो मीजोमर्स का एक बार आप वापस एक बार बता सकते हैं क्या था? मेटामर्स बताया था, मीजोमर्स थोड़ी बताया था। सॉरी, मेटामर्स, हाँ मेटामर्स बताया था। मेटामर्स को बता सकते हैं क्या था? हाँ श्रेया, अगर आपके पास बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ मैंने 4 कार्बन चेन कर दिए, इस तरफ अच्छा, 3 कार्बन कार्बन चेन चेन। की डिफरेंस ऑफ लेंथ ना, हाँ अगर हाँ, इक्वल है तो मेटामर्स, समझा सर, याद आया। याद आया ना। मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली रेजोनेंस ही है, but displacement of pi electrons is influenced by a group। यहां पर रेजोनेंस ही है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप। डिस्प्लेसमेंट of pi electrons is influenced by a group। जैसे कि आपके पास मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड C CH2, ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। ये रेजोनेंस ही है, लेकिन नाम अलग दे देंगे, मीजोमेरिक, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये क्या क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सर तो जो हम दो स्ट्रक्चर्स पहले ड्रॉ करे थे उनको कंबाइन करके हम रेजोनेंस बना यहाँ पर कंबाइन नहीं करेंगे, बस अपन ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जो ग्रुप है वो कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये आप चेक करेंगे बस मीजोमेरिक इफेक्ट से। ओके सर। तो यहाँ पर कॉर्नर वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, दिखाई दे रहा है? यस सर। और देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O, NO2 ग्रुप लगा रहा हूं मैं यहां पर। यहां पर प्लस चार्ज, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, और क्या बन जाएगा, इससे तो ये वाला बना था, सेपरेट कर देते हैं इन दोनों को, और इससे जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, एक ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था, एक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है?
आपको समझ में आया ये बात? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा हो तो उसे बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट रहा हो तो माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम एंड माइनस एम की डेफिनेशन अपने वर्ड में लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस एम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस एम। सर इधर ये एन के पास डबल बॉन्ड नहीं आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या क्या है, किसका ज्यादा है किसका कम है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। प्लस एम इफेक्ट का अगर आप ऑर्डर देखने जाएं तो सबसे पहले आएगा CH2 माइनस, फिर आएगा NH माइनस, फिर आएगा O माइनस, फिर आएगा NR2, फिर आएगा NHR, फिर आपका आएगा NH2, फिर आपका आएगा NHC डबल बॉन्ड OH, फिर आपका आएगा, नहीं इतना आप लिख लीजिए बस, ठीक है, इतना आप कर दीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वैसे मैं ऐसा करता हूं कि आपको शेयर भी कर देता हूं, माइनस एम का ऑर्डर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। प्लस एम का मैंने लिखवा दिया है, माइनस एम का आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इतना हुआ सबका? सर एक बार प्लस एम और माइनस एम दोबारा बता दो। यस सर। प्लस एम क्या होता है बेसिकली, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही हो, जैसे मैं दोबारा से एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए अगर मैंने बेंजीन के ऊपर OH लगाया लगाया था मैंने पहले भी, तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ ऐसा हुआ था? ये हो जा रहा था? यस सर। So if any group increases electron density,
हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट वो शो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो तो प्लस एम इफेक्ट। यहां पर OH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। देखिए 3 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है 3 पोजीशंस पर रेजोनेंस की वजह से। यस इसी चीज को प्लस एम इफेक्ट बोला जाता है। और इसी की जगह आप कनेक्ट कर दीजिए साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। इस केस में क्या होगा, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार ड्रॉ कीजिए साइनाइड वाले के। यस इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 3 पोजीशंस पर। यस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यस अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर स्टेबल है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल। अरे भाई स्ट्रक्चर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या बोलेंगे कि प्लस एम सॉरी माइनस एम इफेक्ट ये शो करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। यहां 3 पोजीशन पर डेल्टा प्लस क्रिएट हो जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट है श्रेया, ये स्ट्रक्चर्स में प्लस प्लस ये जो डेल्टा प्लस आपका आया या नहीं आया? वो आया, समझा। तो यहाँ तीनों जगह अगर डेल्टा प्लस क्रिएट हुआ, मतलब साइनाइड की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस एम कब कर रहा था आपका, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे। माइनस एम कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। आया समझ में? यस चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करेंगे। बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।